इटावा और प्रतापगढ़ के कलेक्टर भी थे, आईसीएस अधिकारी भी थे। ये बाद में शिमला में बस गए और शिमला में ही इनकी मृत्यु हुई थी और इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। शिमला का संत, कभी पूछे एओह्यूम को कहा जाता है। नहीं जाने रहिए, हर तमाम चीजें लिखी नहीं आती। क्लास में और लिखने में तो फर्क होता है। जैसे कुछ चीजें वैसे ओरल बता दी जाती है। जब पूछा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, एओह्यूम को, क्योंकि शिमला में ही एओह्यूम की मृत्यु हुई थी। समझ गए बात। ये आईसीएस अधिकारी थे। जब रिटायर हो गए तो इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष नहीं मैडम, बोमेश चंद्र बनर्जी थे। भाई पहली बैठक जब मुंबई में हुई तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए बोमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का नाम कांग्रेस किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी का उपनाम क्या था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध नेता। अगर मान ले कभी हिंदी में दे दे कि भारत का वयोवृद्ध नेता किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और दो चीज और बताए थे आपको कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत में नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना किया था। पहले भारतीय हैं जो ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। वहां की एक पार्टी थी लिबरल पार्टी, जिससे चुनाव लड़े और जीते भी थे। हाँ, वहां की पार्टी थी लिबरल, जिससे चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। ये घटना 1892 में हुई थी, 1892 में हुई थी, जो ये चुने गए थे। ये सब आपसे नहीं पूछेगा कौन भारतीय था जो ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ा था और चुनाव को जीता भी था। और आप 1925 तक का अधिवेशन पढ़े थे, शायद आप ना पढ़े हो, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ था और उसकी अध्यक्ष डॉक्टर सरोजिनी नायडू चुनी गई थी, जो पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। गांधी जी किस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे मैडम? हैं? महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कब हुआ था अधिवेशन? 1924 में हुआ था। बेलगांव कहां है? कर्नाटक में। और अभी 2024 में यही अधिवेशन 100 वर्ष पूरा किया था। अभी 2024 आया था, उस दिन मैंने जिक्र किया था। अगला अधिवेशन लिखेगा 1929 का अधिवेशन, लिखे लाहौर। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू थे। लाहौर में हुआ था। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता हमारे साथ। 1928 का अधिवेशन जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। उसको जान लिए, लिखवा नहीं रहे हैं। उसके अध्यक्ष इनके पिता मोतीलाल नेहरू थे। नेहरू जो थे, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। इसी अधिवेशन में नेहरू को मोतीलाल नेहरू का उत्तराधिकारी भी चुना गया था। लेकिन एक कम प्रश्न करता है, पूछ देता है किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अपने पिता मोतीलाल नेहरू का वारिस माना गया था? इसी माना गया था। इसमें प्रश्न क्या करता है? पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। दूसरा था 31 दिसंबर 1929 को
लाहौर में रावी नदी के तट पर रावी नदी के तट पर पहली बार स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। झंडा फहराया गया। अब देखिए, प्रश्न करता है कभी कभी, भारत में स्वतंत्रता का पहली बार झंडा कब और कहां पर फहराया गया था? तो बताइएगा आप। लाहौर के रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया था। किसने फहराया था? नेहरू जी ने फहराया था। और एक घटना और जानिएगा, इसी घटना के बाद 26 जनवरी 1930 को 1930 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इन्होंने रावी नदी के तट पर क्या करें? देश की आजादी के लिए, आजादी के लिए इन्होंने ही पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया था। क्या? हाँ, देखिए हुआ क्या था, आजादी की लड़ाई तो शुरू हो गई थी 1857 क्रांति से ही। एक अब ये लोग क्या कर रहे थे, कांग्रेस के अधिवेशन में जब इकट्ठा होते थे तो ब्रिटिश सरकार से कहते थे कि आप हमें अब आजाद कर दीजिए, ये मांग कर रहे थे। तीनों ने किया गया। यहां जब लाहौर में अधिवेशन हुआ, नेहरू जी अध्यक्ष बने, तीनों ने अंग्रेजों से मांग किया कि आप भारत को आजाद कर दीजिए। और 31 दिसंबर को जब अधिवेशन समाप्त हुआ तो उन्होंने क्या किया, रात में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का पहली बार झंडा फहराया था। पूछा जाता है भारत में पहली बार स्वतंत्रता का झंडा कब फहराया गया था और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, किस अधिवेशन में? तो बताइएगा, लाहौर अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा। और 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसीलिए संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बन गया था, कंप्लीट हो गया था। 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। यही जो संकल्प था ये स्वतंत्रता दिवस का, इसको पूरा करने के लिए 2 महीने बाद संविधान को लागू किया गया था। याद रखिएगा, संविधान हमारा बन जाता कब है? 26 नवंबर। आप पढ़े अगर थोड़ा बहुत होंगे, नहीं जानते हैं, 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये निर्माण पूरा हो चुका है। और 24 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा, संविधान सभा पर हस्ताक्षर हो गया था। जो संविधान था, जितने मेंबर थे सब लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। यही जो संकल्प था 26 जनवरी 1930 का, पूरा करने के लिए 2 महीने बाद हमारा संविधान को लागू किया गया था। ये कारण था भाई, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था। इसीलिए संविधान दिवस जो मनाया जाता है, इसी डेट को मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, ये डेट है। अब चूंकि बन तो गया था, लेकिन ये जो संकल्प था 26 जनवरी 1930 का, 2 महीने बाद हमारा संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो हमने पहला गणतंत्र दिवस मनाया। पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया? 26 जनवरी 1950 को हमने पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, जानते होंगे आप। और गणतंत्र दिवस पर हर साल, कोविड के दौरान नहीं हुआ, एक मुख्य अतिथि को विदेशी बुलाया जाता है। हर साल की परंपरा है कि गणतंत्र दिवस पर एक मुख्य अतिथि आएगा जिसको हम सम्मानित करेंगे। पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, जिसका नाम था डॉक्टर सुकार्नो सुहार्तो थे। वही पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। तो देखिए, यह अधिवेशन बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इससे कई प्रश्न आते हैं। पहला आएगा
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? लाहौर। दूसरा प्रश्न आएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया था और कब फहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था, स्वतंत्रता का झंडा। दूसरा चीज, भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को भारत ने पहली बार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, याद रखिएगा। तो ये प्रश्न आपसे आएंगे। अगला है, लिखेगा 1931 का अधिवेशन, यह हुआ था कराची। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल साहब थे। देखिए, यह अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि भारत में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, जो आपके संविधान में फंडामेंटल राइट है, उसकी मांग सबसे पहले भारत में पूछा था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो बताइएगा, कराची अधिवेशन में किया गया था। यह अधिवेशन हुआ था 1931 में, याद रखिएगा, जिसमें फंडामेंटल राइट की मांग की गई थी। और याद जानकारी के लिए आपको देते हैं एक बात, गांधी को पहली बार इसी अधिवेशन में सबसे ज्यादा विरोध झेलना पड़ा था। गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। कारण क्या था? इसी साल 1931 को 31 में ही 23 मार्च भारत के 3 क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। इसी के पहले घटना हुई थी 5 मार्च 1931 को, गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली समझौता हुआ था, जिनमें गांधी ने तीनों क्रांतिकारियों को बचाने के लिए कोई बातचीत इरविन से नहीं किया। हमारे यहां युवाओं को बड़ा गुस्सा था। गांधी चाहते तो गांधी इरविन समझौते में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी को बचा सकते थे। तो जब गांधी गोलमेज सम्मेलन से 1931 में लौटे तो गांधी ट्रेन से दिल्ली से जा रहे थे कराची। इनको जगह जगह काले झंडे दिखाए गए, मुर्दाबाद का नारा दिया गया। जब अधिवेशन में गांधी पहुंचे, इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था, बड़ी भारी बात, कि गांधी मर तो सकते हैं लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। इसी अधिवेशन में सबसे ज्यादा महात्मा गांधी को प्रतिरोध झेलना पड़ा था, क्योंकि युवाओं में गुस्सा था कि अगर गांधी चाहते तो जो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी लाहौर में दी गई थी, गांधी इरविन समझौते में चाहते तो ये तीनों क्रांतिकारियों को बचा सकते थे। लेकिन गांधी ने इस मुद्दे पर इरविन से कोई बातचीत नहीं की, ऐसा लोग कहते हैं। तो गांधी उसके बाद, इसी समझौते के बाद, गांधी इरविन समझौते के बाद लंदन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने चले गए। और जब गांधी लौटे तो इस अधिवेशन में दिल्ली से कराची ट्रेन से जा रहे थे। जगह जगह जो नवयुवक थे वहां तक इनको काले झंडे दिखाए, गांधीवाद, मुर्दाबाद का नारा दिया। तो गांधी जब अधिवेशन में गए तो गांधी खड़े होकर मन से कहा कि आज युवाओं में बड़ा गुस्सा है, मुझे काले झंडे से स्वागत किया लोगों ने, गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो उसमें कहा था, गांधी तो मर सकते लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। तो ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको एक इतिहास की बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मैंने सुनाया कि आप इससे परिचित हो जाएं। ठीक है, तो घटना होती है। लेकिन इसमें पूछा जाता है कि भारत के कांग्रेस के अधिवेशन में किसमें पहली बार फंडामेंटल राइट की मांग की गई थी, मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। ठीक है, अगला आइएगा 1938, जगह लिखे हरिपुरा। हरिपुरा पड़ता था गुजरात में। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस, सॉरी, हाँ, 1938 का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। पूछा आता है कि पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो यह हरपुरा है, गुजरात याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब यह अधिवेशन क्यों चर्चा में रहता है? भारत में पहली बार राष्ट्रीय नियोजन समिति, प्लानिंग आपने सुना होगा, नियोजन समिति का गठन किया गया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। नेहरू को बनाया गया था राष्ट्रीय नियोजन समिति। जैसे आपने एक सुना होगा, हमारे यहां प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है, सुना आपने? योजना आयोग, जिसका सरकार ने नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आपने सुना होगा, प्लानिंग कमीशन का नाम सरकार ने नीति कर दिया। नीति का मतलब होता नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहां एक प्रश्न किया जाता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति कांग्रेस के किस अधिवेशन प्लानिंग की समिति बनी थी? कब बनी? 1938 में। या योजना पर पहली पुस्तक किसने लिखा था? योजना पर पहली पुस्तक हमारे लिखने वाले थे, ये पुस्तक बार बार पूछी आती है, द प्लान्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यही पुस्तक पहली भारत में योजना पर लिखी गई पुस्तक मानी जाती है। यह पुस्तक का नाम है द प्लान्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये लिखा था 1934 में, 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था। एम विश्वेश्वरैया। आप नोट कर लिए, मैं समझाता हूं उसको क्या था इसमें मामला। चौथे लिखा था। ये बहुत चर्चित पुस्तक भारत में मानी जाती है। जब पूछ लेगा आपसे योजना पर भारत में पहली पुस्तक किसने लिखा था, तो बताइएगा एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था। ये देश के पहले इंजीनियर हैं। भारत में अगर पूछा था पहला इंजीनियर, द प्लान्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक एम विश्वेश्वरैया थे। इनका पूरा नाम है मोक्षम गुंडम विश्वेश्वरैया। तो जान लीजिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये देश के पहले इंजीनियर मानते हैं। इन्हीं का जन्मदिवस 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे के रूप में मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया का ही जन्म मनाया था। तो देखिए, दो प्रश्न आता है। पूछेगा भारत में योजना या प्लानिंग पर लिखी गई पहली पुस्तक कौन थी, तो आप बताइएगा द प्लान्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कब लिखी गई? 1934 में। किसने लिखा? एम विश्वेश्वरैया ने लिखा। दूसरा प्रश्न आता है, कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो 1938 में हरपुरा अधिवेशन में इसका गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो दो प्रश्न यहां बन रहे हैं। एक पूछा जाएगा कि भारत में योजना पर लिखी गई पहली पुस्तक, तो बताइएगा द प्लान्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसने लिखा? विश्वेश्वरैया ने लिखा। कब लिखा? 1934 में लिखा था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो बताएगा 1938 में
इसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, देखिए जो योजना है, प्लानिंग, ये जिसको हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजना, आपने सुना होगा 5 ईयर प्लान, ये रूसी मॉडल है, रूस का मॉडल है। इसको जवाहरलाल नेहरू ने भारत में लागू किया था। 1950 में प्लानिंग कमीशन भारत में आया, लेकिन संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसे लिखा जाता है, क्या योजना आयोग भारत में संवैधानिक बॉडी है? नहीं, ये गैर संवैधानिक बॉडी है। इसका उद्देश्य था भारत का विकास कैसे किया जाए। इन्होंने क्या किया, 5 साल की योजना बनाया कि हम 5 साल में क्या क्या करेंगे। इसी प्लान को लेकर इन्होंने भारत में 5 ईयर प्लान की शुरुआत किया, नेहरू जी ने। और ये मॉडल जो योजना का आया, ये रूसी मॉडल है, रूस का मॉडल है। रूस में एक तानाशाह था स्टालिन। आप जानते होंगे स्टालिन का संबंध आपके प्रतापगढ़ से भी है, बता सकते हैं आप? जानते होंगे विनोद जी आप? हाँ, ब्रजेश सिंह से हुई थी। अब ब्रजेश सिंह की मृत्यु भी हो गई थी, आपको पता होगा। वही सुल्ताना काला काकर में आकर 1 महीना रही थी, आपके ही प्रतापगढ़ में। जो रूस का तानाशाह था, तानाशाह कह सकते हैं शासक स्टालिन, उसकी पुत्री का नाम था सुल्ताना। आपके काला काकर के एक राजकुमार थे ब्रजेश सिंह, ये रूस गए और रूस में स्टालिन की पुत्री सुल्ताना से प्रेम विवाह कर लिया। ये दोनों अमेरिका भाग गए। अमेरिका भाग तो गए, तब तक ये सुरक्षित थे। बाद में क्या हुआ, स्टालिन ने दोनों को पत्र लिखा, अब तो तुम लोग शादी कर ही लिए हो, तुम लोग रूस आ जाओ। ये विश्वास करके ब्रजेश सिंह और सुल्ताना दोनों रूस चले गए। बाद में ब्रजेश सिंह की हत्या रहस्यमय ढंग से हो गई। बाद में सुल्ताना जो है, उनके अस्थि को लेकर काला काकर आई थी और 1 महीना काला काकर में निवास किया था। बाद में वो रूस चली गई। ये घटना मैंने इसलिए कहा, उसी स्टालिन से संबंध है जिसने पंचवर्षीय योजना पहली बार रूस में लाया था। तो आपके इसलिए मैंने कहा काला काकर आपके प्रतापगढ़ का संबंध रूस से रहा है। चलिए, ये तो एक मौखिक जानकारी है जिसको इसलिए बताएगा, आप लोग टीचर हैं, कभी मान ले कोई बात आवे। ये बहुत पहले की घटना, ये मुझे लगता है 50 के दशक आजादी पहले घटना है, तो घटना हुई थी। अगला आइएगा, छोड़िए, अगला लिखिए 1939, लिखिए जगह है त्रिपुरी, अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी पड़ता है जबलपुर। आसानी बोले मैडम, लिखिए जबलपुर, लिखिए मध्य प्रदेश। हाँ हाँ, बता रहे हैं अभी आपको, मध्य प्रदेश। अध्यक्ष लिखेगा राजेंद्र प्रसाद। देखिए, यह अधिवेशन बड़ा इसलिए महत्वपूर्ण था, इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, जो वर्किंग कमेटी थी, उसमें चुनाव हुआ था। इनमें चुनाव हुआ, इसमें 2 प्रत्याशी खड़े हुए। एक तो खड़े हुए सुभाष चंद्र बोस, ये खड़े हुए। दूसरे खड़े हुए थे पट्टाभी सीतारमैया। दो लोग इस कांग्रेस के अधिवेशन के प्रत्याशी थे। चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस को लगभग 1500 वोट मिला था, इनको मिला लगभग 1350। ये कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। ये गांधी ने इनको खड़ा किया था। पहली बार कांग्रेस के चुनाव में गांधी के प्रत्याशी को हार मिली थी, ये हार गए, पट्टाभी सीतारमैया जी हार गए। इनको गांधी जी ने खड़ा किया था, सुभाष चंद्र बोस उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। जब चुनाव हुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी में,
तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विजयी हुए। लेकिन जब जीत गए तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। सभी लोगों ने कहा ठीक है आप जीत गए हैं, लेकिन जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कमेटी बनाएंगे उसमें गांधी के अनुसार ही पदाधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। ये बात सुभाष चंद्र बोस को बड़ा बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा कि भाई एक तो गांधी जी चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया और हार भी गया इनका प्रत्याशी। अब सारे कांग्रेस के लोग मिलकर इनसे कहने लगे कि आप गांधी के अनुसार कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन करें। सुभाष चंद्र बोस ने इसी बात को लेकर कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, काम कांग्रेस में नहीं रहेंगे। और इन्होंने एक पार्टी बनाया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ। 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी बनाया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका मुख्यालय कलकत्ता में बनाया। यह घटना होती है कि पहली बार कांग्रेस में गांधी जी ने स्वयं प्रत्याशी खड़ा किया अपने शिष्य पट्टाभी सीतारमैया को, लेकिन चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। लेकिन जब लोगों ने कांग्रेस कार्यकारिणी में जो लोग थे, नेहरू थे, पटेल थे, ये लोग कहे कि आप गांधी के अनुसार कार्यकारिणी का गठन करिए, तो सुभाष चंद्र बोस को ये बात बड़ी बुरी लगी। भाई एक तो गांधी प्रत्याशी खड़ा किए, दूसरी चीज कह रहे हैं उनके अनुसार कार्यकारिणी को गठन करिए। कार्यकारिणी का मतलब ये होता है किसी पार्टी में महासचिव होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, कार्यकारिणी के मेंबर होते हैं जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के, कहा ये गांधी के अनुसार इनको बनाइए। अब ये बात सुभाष चंद्र बोस जी को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो उस अधिवेशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यही बात थी, चुने गए थे ये, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ये घटना होती है। हाँ, एक आइए 1940, यह अधिवेशन हुआ रामगढ़ बिहार। रामगढ़ बिहार में है। इसके अध्यक्ष बनाए गए मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद आजाद साहब बनाए। जब पोत देता है कि 1940 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। लिख लिया आप लोग? ठीक है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा इसको जान लीजिए, क्योंकि 1940 से लेकर 6 वर्षों तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, कांग्रेस की कोई बैठकें नहीं हुई। 1946 में कांग्रेस की बैठक होती है, और कहां होती है? दिल्ली में। दिल्ली में इसकी बैठक हुई। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए वो बनाए गए जेबी कृपलानी। 1946 में कांग्रेस की बैठक हुई, जो दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए जेबी कृपलानी। अधिवेशन था 46 में हुआ। हाँ, ये 5 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार यही रहे थे, ये साहब। ये 40 से लेकर 45 तक लगातार 5 साल ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्योंकि कोई अधिवेशन नहीं हुआ। क्योंकि हाँ देखिए, 2-3 प्रश्नकर्ता इसी पर पूछेगा, भारत में कांग्रेस का लगातार 5 वर्षों तक अध्यक्ष कौन रहा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। देश की आजादी जब हुई थी, आजाद हुआ भारत, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी साहब थे। क्यों थे भी जान लीजिए। कांग्रेस का अधिवेशन जो होता था 28 दिसंबर से शुरू होता था और यह 31 दिसंबर तक चलता था। चूंकि 1946 में दिसंबर में हो चुका था। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को।
तो अगले अधिवेशन तक कांग्रेस का जो ये अधिवेशन के अध्यक्ष थे यही बने रहते थे। तो प्रश्न आपसे आज पूछा जाता है कि भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो कांग्रेस का कौन अध्यक्ष था? तो बताइएगा, जेबी कृपलानी थे। लिख लिए, एक चीज ले लिए, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। एटली थे। ब्रिटेन या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। जैसे पूछेगा, भारत जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री या इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये लेबर से थे। हाँ, लेकिन जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ये थे, ये साहब थे। और ये भारतीय आजादी के बहुत बड़े विरोधी थे। भारत की आजादी, ये जब तक था, इसने कहा भारत को आजाद नहीं किया जाना चाहिए। सपोज देता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। उस समय यही प्रधानमंत्री था, ये चर्चिल। ये भारत के आजादी या स्वतंत्रता का सबसे बड़ा विरोधी था। इसने एक बात कहा था, ब्रिटिश संसद में ही कहा था, जब भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था, इसने जोरदार विरोध किया। उसने कहा कि हमने भारत का एकीकरण किया, क्योंकि उसका ये कहना था, ब्रिटेन वालों का इसका कहना था कि जब यूरोपीय कंपनियां भारत व्यापार करने आई, तो भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ, कहीं बंगाल था, कहीं अवध था, कहीं पंजाब था। तो अंग्रेजों का यह कहना था कि हमने इनको जीतकर एक किया, भारत का निर्माण किया। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जब ब्रिटिश संसद में भारत को स्वतंत्रता का विधेयक पारित किया गया था, कहा भारत को अभी आजादी देने का समय नहीं आया। यदि आज भारत को आजाद किया जाएगा तो भारत कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। भारत की सत्ता लुच्चे और लफंगों के हाथ में चली जाएगी। जो हमने इतनी मेहनत करके भारत को राष्ट्र बनाया, भारत टूटकर बिखर जाएगा। लेकिन चर्चिल की भविष्यवाणी सिद्ध नहीं हुई। नहीं कहा तो था, नहीं कहा, उसने कहा आज भारत को अभी आजादी देने का समय नहीं आया है। हमने भारत को जीतकर एक किया, राष्ट्र के रूप में निर्माण किया। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे कि जब मुगलों का पतन हुआ, मुगल काल औरंगजेब का शासन समाप्त हुआ, उसके बाद भारत कई क्षेत्रों में बढ़ गया। कहीं बंगाल था, कहीं पंजाब था, कहीं अवध था। तमाम छोटे छोटे राजा भारत पर शासन कर रहे थे। तो भारत एक राष्ट्र के रूप में नहीं था, नेशन के रूप में नहीं था। बता रहे हैं, एक अधिवेशन और लिख लिया, भूल गए थे हम, लिख लिया 1916। लिखे, अध्ययन लिखेगा अंबिका चरण मजूमदार। हाँ, अंबिका चरण मजूमदार, लिखे, इसी में गरम दल और नरम दल, लखनऊ में हुआ था। नरम दल, जैसे उस दिन बताए थे, गरम दल में 4 लोग थे। कौन कौन थे? लाल बाल पाल और अरविंद घोष। दोनों का मिलन हो गया, माने एक हो गए।
गरम दल का पुनः कांग्रेस में विलय हो गया और यह विलय करने का श्रेय एनी बेसेंट और तिलक को जाता है। ये दो लोगों ने क्या किया, गरम दल और नरम दल का विलय कराया। एनी बेसेंट का योगदान था। हाँ मैडम लिखा हुआ 1916 लखनऊ में हुआ था। हाँ दूसरा चीज है, हाँ इसी में अलग से लखनऊ समझौता हुआ। समझौता, यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। मुस्लिम लीग, लखनऊ समझौता। इस समझौता कराने में तिलक और जिन्ना का योगदान था। जिन्ना का, मोहम्मद अली जिन्ना का योगदान था। अब ये क्या था ये भी जान लीजिए। उसी समय लखनऊ में जब यहां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसी समय मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, उसका भी अधिवेशन लखनऊ में ही हो रहा था। मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, इसका भी अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था। दोनों पार्टियों में बैठक हुई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में। कहा हम अलग अलग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे तो भारत को आजादी हम नहीं दिला पाएंगे। तो जिन्ना और तिलक में बैठक हुई, ये हुआ, दोनों ने तय किया कि हम एक साथ राष्ट्रीय आंदोलन में आंदोलन चलाएंगे। इसी बात को लखनऊ समझौता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो पोत देता है कि लखनऊ समझौता कराने में किसकी भूमिका थी, तो तिलक और जिन्ना की थी। नरम दल और गरम दल विलय कराने में किसकी भूमिका थी, एनी बेसेंट और तिलक की थी। तो लखनऊ जो अधिवेशन था इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तो पूछता है लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच था, ध्यान रखिएगा। गरम दल और नरम दल का विलय किस अधिवेशन में हुआ, लखनऊ में हुआ। तो ये प्रश्न कांग्रेस से आते हैं और आपके यहां कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला आते हैं, एक पूछा गया, बार बार पूछा गया, होम रूल आंदोलन। आंदोलन, हाँ नोट कर लीजिएगा, होम रूल आंदोलन। ये 1916 में एनी बेसेंट और तिलक ने शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक, पूरा नाम नहीं लिखे कोई दिक्कत तो नहीं ना, क्योंकि इतना बड़ा नाम बाल गंगाधर तिलक से बेहतर है तिलक बजानिए। ये दोनों ने क्या किया, भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया। होम रूल क्या था, होम रूल का मतलब होता था स्वशासन आंदोलन। जैसे कभी हिंदी में पूछ दे, बहुत सुंदर लिख दे कि स्वशासन आंदोलन कब चला था, तो बताइएगा 1916 में चला था। यह आंदोलन जो होम रूल था, यह सबसे पहले आयरलैंड में चला था। आयरलैंड, क्योंकि आप जानते हैं कि आयरलैंड की ही एनी बेसेंट थी। मैंने कहा था एनी बेसेंट भारत की नहीं थी। एक संस्था का प्रचार करने के लिए एनी बेसेंट भारत आई थी। कौन सी संस्था थी, थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार करने के लिए ही एनी बेसेंट भारत आई थी। तो जब वहां पर होम रूल आंदोलन आयरलैंड में सफल हो गया, तीनों ने भी यहां होम रूल आंदोलन की भारत में शुरुआत किया, सुशासन आंदोलन की। इन्होंने तिलक को जोड़ा। तिलक ने होम रूल आंदोलन महाराष्ट्र और कर्नाटक में चलाया। एनी बेसेंट ने पूरे भारत में चलाया, कर्नाटक और महाराष्ट्र को छोड़कर पूरे भारत में होम रूल आंदोलन चलाया। तिलक ने इसका प्रचार करने के लिए दो समाचार पत्र निकाले थे। एक का नाम था मराठा और दूसरे का नाम था केसरी। तिलक ने इसी होम रूल का प्रचार करने के लिए दो समाचार पत्र भारत में निकाला था, यही होम रूल का।
होम रूल ये था कि जनता को अपना शासन करने का अवसर दिया जाए, वो स्वयं अपनी नीतियों कार्यक्रमों को बनावे। तो इन्होंने एक मराठा समाचार पत्र निकाला तिलक ने, और दूसरा था केसरी, लेकिन उल्टा है, ध्यान रखिएगा। मराठा जो है अंग्रेजी में था, इंग्लिश में था, केसरी मराठी में था। हाँ, जस्ट उल्टा, ध्यान रखिएगा। जब पूछ देता है तिलक द्वारा निकाला गया मराठा समाचार पत्र की भाषा क्या थी, तो बताएगा अंग्रेजी था, और जो केसरी था वो मराठी में था। एनी बेसेंट ने भी 2 समाचार पत्र निकाला था। एक का नाम था न्यू इंडिया, और दूसरे का नाम था कॉमनवेल्थ। ये दोनों अंग्रेजी में था, अंग्रेजी में था। अब देखिए प्रश्न क्या आएगा, जान लीजिए। आप नोट कर लिए तो आपको समझाते हैं, लिखवाएंगे नहीं। एक का नाम था न्यू इंडिया, दूसरे का नाम था कॉमनवेल्थ। लिखा जाएगा कॉमनवेल्थ, ये समाचार पत्र का नाम था। लिख लिया। देखिए, होम रूल आंदोलन पूछेगा जो भारत में 1916 में चलाया गया, किस देश से प्रेरित था? आयरलैंड से था। आयरलैंड में ही पहली बार होम रूल आंदोलन चला था। इसकी शुरुआत भारत में एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा की गई थी। किस वर्ष? 1916 में, याद रखिएगा। इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने 2 समाचार पत्र निकाले थे। एक का नाम था मराठा और दूसरे का नाम था केसरी। मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी में। केसरी किस भाषा में था? मराठी में था। एनी बेसेंट ने 2 समाचार पत्र निकाला। क्या नाम था? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, याद रखिएगा। तिलक ने इसी आंदोलन के दौरान एक स्टेटमेंट दिया था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तिलक का स्टेटमेंट है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकार है। हम इसको लेकर रहेंगे, इसको लेकर रहेंगे। देखिए, स्टेटमेंट तो पूछा जाता है, लेकिन आपसे कभी घुमा के पूछ दिया कि तिलक ने किस आंदोलन दौरान ये कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। क्या बताएंगे? होम रूल आंदोलन, ठीक। हाँ, 1916। देखिए, इसमें भी और टेक्निकलिटी मार साहब ज्यादा नहीं बताना चाहते। अब आप जान लीजिए काहे नहीं बताना चाहते। अप्रैल में तिलक ने शुरू किया था, अप्रैल 1916 में। सितंबर में एनी बेसेंट ने शुरू किया। तिलक के होम रूल का अध्यक्ष जोसेफ बपिस्टा थे और इनके होम रूल का अध्यक्ष एनसी केलकर थे। लेकिन ये सब आप याद नहीं कर पाएंगे, ना परीक्षा में आएगा। तो मैं उतने आपको ज्ञान देना चाहता हूं जिससे आपका काम चल जाए, ठीक। स्वराज और स्वतंत्रता में अंतर। स्वराज मतलब होता अपना शासन, स्वतंत्रता मतलब सब तरीके से फ्रीडम, सभी तरीके से फ्रीडम। अपना शासन होगा तो फ्रीडम मिलेगी। स्वराज एक व्यापक शब्द है, ध्यान रखिएगा। जैसे विकास और वृद्धि दोनों शब्द हैं। विकास एक व्यापक शब्द है, वृद्धि एक संक्षिप्त शब्द है। स्वराज के अंतर्गत ही स्वतंत्रता आता है। भाई, आपको आजादी मिल जाएगी, स्वतंत्रता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। क्यों मैडम, क्यों गलत कर रहे हैं? भाई, आज आप स्वतंत्र हैं, कारण क्या है? आपका शासन है। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोकतंत्र में जनता ही संप्रभु होती है। भाई, आप नाराज हो गए, आप सभी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे? फेंक देंगे नहीं? बोलिए। बड़े बड़े सत्ता, भाई इंदिरा गांधी थी, कभी था इंदिरा गांधी को भारत का आयरन लेडी कहा जाता, लेकिन उसी इंदिरा गांधी ने जब भारत में आपात लगा दिया,
जबरन नसबंदियां कराया, लोगों को जेलों में डाल दिया। 1977 में इंदिरा गांधी को आप लोगों ने ही रायबरेली से हरा दिया, सत्ता से बाहर कर दिया, जिस इंदिरा गांधी को बहुत पावरफुल नेता माना जाता था। इसीलिए डेमोक्रेसी में कहा जाता है, लोकतंत्र में, कि सारी संप्रभुता किसमें है? जनता में, पीपुल में है। इसीलिए अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दिया था लोकतंत्र की, लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता से और जनता द्वारा ही निर्माण होता है। इसलिए पूछ देता है कभी कभी, लोकतंत्र में संप्रभु सार्वेंटी किसके पास है? समझिए, पूरी कहानी समझ गए भैया? ये बात समझे नहीं आप? स्वराज के अंतर्गत ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कोई अलग चीज नहीं है, स्वतंत्रता महसूस करने की चीज है। जैसे आप बैठे हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक? अभी बाहर ताला मार दें, आपकी स्वतंत्रता बाधित हो गई, ये जेल हो जाएगी। हाँ, क्या? हाँ, नहीं, उन्होंने ये कहा था कि भारत, नहीं, स्वराज का मतलब इन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई स्वराज जब होगा तभी तो स्वतंत्रता मिलेगी। भाई ऐसा नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन भी भारत में लगभग 1 साल तक भारत में गवर्नर थे तो अंग्रेज ही थे। लोगों ने क्यों, जब देश आजाद हुआ, हमने क्यों लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर बनाए रखा? कारण क्या थी? हमको आजादी मिल गई, हमें अपने अधिकार मिल गए थे, कारण ये था। चलिए, ये समझ में आ गया होम रूल। अगले बातें लिखेगा अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन लिखिए, इसको चलाया 1875 में, 75 में, अलीगढ़ में। इसको चलाया था सर सैयद अहमद खान। इसको चलाया कि नेता पूछेगा आपसे, सर सैयद अहमद खान नहीं चलाया। देखिए, उस समय जो मुस्लिम जो है विचारक थे या मुस्लिम लोग थे, जो नेता थे, उसमें 2 विचारधारा। एक विचारधारा थी जो अंग्रेजों का पक्षधर था, अंग्रेजों का समर्थक था। जिसका उद्देश्य था कि अंग्रेजी शिक्षा देना था। इसको समझ लिए, लिखिएगा बाद में, लिखिएगा बाद। अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था। एक विचारधारा थी जो अंग्रेजों का विरोधी था। विरोधी था। मुसलमानों में 2 विचारधारा। जो अंग्रेजों के समर्थक थे वो सर सैयद अहमद खान थे। इनका उद्देश्य था कि ऐसे विद्यालयों को खोला जाए जिसमें अंग्रेजी शिक्षा मुसलमानों को दिया जाए, जिससे वो अपना विकास कर सके, डेवलपमेंट कर सके। और दूसरे थे देवबंद वाले। एक था देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन ये भारत में 1867 में, 1867 में देवबंद आंदोलन की शुरुआत होती है सहारनपुर में। सहारनपुर आप सुने होंगे, देवबंद कॉलेज है, बहुत चर्चित विश्वविद्यालय देवबंद है, इस्लामी कॉलेज, इस्लामी स्कॉलर। तालिबान वगैरह अभी देखा होगा, तालिबान का विदेश मंत्री आया था मुताकी, देवबंद ही गया। तो इस्लाम में 2 विचारधारा। एक विचारधारा थी जो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था, दूसरी विचारधारा थी जो इस्लामी शिक्षा का समर्थक था, जो अंग्रेजी का विरोधी था। जो इस्लामी शिक्षा का समर्थक था, उन लोगों ने देवबंद विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। यहां इस्लामी
कुरान और हदीस के आधार पर यहां पर शिक्षा दी जाती है। यहां पर देवबंद में ध्यान रखिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर है, ध्यान रखिएगा। आज भी यहां पर विदेशों से लोग पढ़ने आते हैं, कुरान हदीस की शिक्षा लेने आते हैं। लेकिन हम चूंकि इस पर बात पहले कर रहे हैं तो इस पर बात कर लें। इन्होंने क्या किया, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए एक कॉलेज खोला जिसका नाम था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये खोला 1875 में ही अलीगढ़ में खोला। अलीगढ़ में ये कॉलेज खोला गया जिसमें इस्लामी शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी भी शिक्षा दी जाती थी। यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये भी माइनॉरिटी विश्वविद्यालय है, नाम सुना होगा। तो ये क्या था, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे अलीगढ़ वाले। ये जो थे, जो आप देखते हैं देवबंद वाले थे, ये जो है प्राचीन जो मुस्लिम विचारधारा थी कुरान हदीस, इसके आधार पर इसका प्रचार देवबंद में शुरू हुआ। दोनों का उद्देश्य था कि इस्लाम को, इस्लामी जो लोग हैं या मुस्लिम धर्म वाले हैं, उनको शिक्षा प्रदान करना था। तो देवबंद की स्थापना 3-4 लोगों ने किया था मिलकर। इसके संस्थापक थे मोहम्मद कासिम थे, नौनतवी थे। इन लोगों ने मिलकर देवबंद की स्थापना करते हैं 1867 में। अलीगढ़ जो है आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने इस अंग्रेजी शिक्षा के लिए एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला था 1875 में। तो 2 विचारधारा यहां हो गई। एक तो अलीगढ़ से जो निकले, ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। दूसरी विचारधारा जो अंग्रेजों का विरोधी थे, वो देवबंद वाले थे। देवबंद की स्थापना होती है 1867 में, याद रखिएगा। इसके संस्थापक थे मोहम्मद कासिम और नौनतवी थे। और आज ये देवबंद विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर है जिनमें कुरान और हदीस की शिक्षा दी जाती है। अब पूछ देगा कभी उत्तर प्रदेश में देवबंद कहां पर स्थित है, कहां बताएंगे? सहारनपुर में है। देवबंद पूछेगा, सहारनपुर में है। समझ बात आई? हाँ, स्टडी सेंटर। अभी आपसे बताए थे अफगानिस्तान का जो विदेश मंत्री है तालिबान का, वो कहीं और यात्रा नहीं किया, देवबंद गया। तो क्योंकि जो देवबंद वाले हैं ये कट्टर इस्लामिक माने जाते हैं, यही कारण है।